हेलो, आवाज आ रही है या नहीं वो भी बताओ, और व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है या नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ओके, तो जिनका आज का फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज होते हैं उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ध्यान से सुनो, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। और ये फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है। उसमें से पहला पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। और दूसरा पार्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव करना मतलब कुछ तो गिवन में दिया जाएगा, उसका यूज करके उसके ऊपर प्रोसेस करके हम लोग नई चीजें फाइंड आउट करते हैं, वो बन जाएगा डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यानी बेसिक क्वांटिटीज का यूज करके हम लोग जो क्वांटिटीज बनाएंगे, डेवलप करेंगे, जनरेट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने नाम दिया है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के ये दो टाइप हो गए, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। उसमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, जो तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। सबसे पहला है लेंथ। उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एल। देखो ये डायमेंशंस के सिंबल है। दूसरा है मास, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एम। तीसरा है टाइम, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी। फोर्थ इज करंट, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल आई, नहीं तो कैपिटल ए। ए फॉर एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो कभी कभी कुछ टेक्स्ट बुक में करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फॉर्मूला में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो करंट के लिए कैपिटल आई यूज करेंगे। उसका डायमेंशन लिखना है तो आई नहीं तो ए, दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल, एम ओ एल ई। लेकिन यहाँ पे उसका शॉर्टकट यूज करेंगे एम ओ एल, ई लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन शॉर्ट ब्राइटनेस मेजर करने के लिए यूनिट। और उसका डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग सीडी का इस्तेमाल करेंगे। सीडी ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीवेशन है कैंडेला का। कैंडल से वर्ड बना है कैंडेला, और उसका शॉर्ट फॉर्म है सीडी। और लास्ट में सेवंथ है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, सुना रहेगा ना केल्विन। तो केल्विन में से कैपिटल के ये सिंबल यूज किया है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हो गए। नए स्टूडेंट्स जल्दी जवाब दो। ओके फाइन। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज छोड़ के जो भी बाकी के बचे हुए क्वांटिटीज है वो सारे क्वांटिटीज बन जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड सो ऑन। ये ऊपर के जो 7 है ना, ये छोड़ के फिजिक्स में बाकी के कौन से भी अगर नए क्वांटिटीज दिखाई देते हैं तो उनको हम लोग डालेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज के अंडर। ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले की, राइट। उसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू
चार्ज यानी Q अपॉन टाइम यानी T। ये फॉर्मूला था, राइट। अब सबसे पहले ठीक से ध्यान दो, इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से वो आइडेंटिफाई करते हैं, यही सबसे पहले काम होता है। जो भी फॉर्मूला दिया है ना, उसमें से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से है वो पहचानो। अब करंट जो है ये ऑलरेडी अपने लिस्ट में है, जो अभी तुम लोगों को दिखाया था 7 क्वांटिटीज, उसमें करंट था और टाइम भी था ना। मतलब अब हम लोग Q के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो Q के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी, बराबर ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब जिसके भी डायमेंशन निकालने हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना होता है। तो अब हम लोग Q के डायमेंशन निकालने जा रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू, करंट का डायमेंशन कैसे लिखोगे, I रेस टू 1, क्योंकि यहाँ पे I है और उसका डायमेंशन का सिंबल भी I है। कितने बार करंट यूज कर रहे हैं हम लोग, एक बार, तो जितने बार यूज करोगे या जितना टर्म रहेगा उतना उसका पावर, मतलब ये I1 हो जाएगा। और यहाँ पे कौन है, टाइम। टाइम के लिए सिंबल कौन सा यूज करना है, कैपिटल T। कितने बार आया है टाइम यहाँ पे फॉर्मूला में, एक बार, तो पावर में आएगा 1। तो ये बन जाएंगे डायमेंशंस किसके, चार्ज के। चार्ज मतलब Q, क्या क्या आता है, करंट एंड टाइम। न्यू स्टूडेंट जल्दी जवाब दो, ये समझा या नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लो, इसके आगे यही चलने वाला है। हेलो, अरे न्यू स्टूडेंट्स जल्दी जवाब दो मुझे, ये अभी जो मैंने लिखा है वो समझा या नहीं। तुम लोग क्या बीच में सो जाते हो क्या, नहीं ना, या चाय पी रहे हो बीच बीच में, इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है। अब ऐसे ही हम लोगों को इस फॉर्मूला के लिए करना है। यह है वोल्टेज का फॉर्मूला। वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, वर्क डन यानी W अपॉन चार्ज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के डायमेंशन निकाले थे, याद है क्या किसी को। क्या थे, टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो क्या थे डायमेंशन वर्क के। ओके, जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए बताता हूँ। ये ऊपर कैसे हम लोगों ने चार्ज के डायमेंशन निकाले ना, रीअरेंज करके फॉर्मूला, वैसे ही वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स में मास आता है और एक्सीलरेशन आता है, F इज इक्वल टू ma। उस सब का इस्तेमाल करके वर्क के डायमेंशन मिलते हैं m1 l2 t-2। ये तुम लोग ट्राई आउट कर सकते हो डायमेंशन निकालना। एक काम करो, जिनका आज का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, ये डायमेंशन वगैरह अगर सॉल्व करना है ना तो इसकी लिस्ट लगेगी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। चलो
ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। और तुम लोगों के लिए होमवर्क है ये, वर्क के डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस करो। वर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। इन शॉर्ट वर्क बन जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा यूज करना है, ये रूल है डायमेंशनल एनालिसिस का। वर्क के डायमेंशंस क्या है? M1, L1 या L2 था, L2 था ना, T-2 अपॉन Q के अभी अभी डायमेंशन निकाले थे हम लोगों ने, क्या था उसमें? I1 और T1, यही निकाला था ना डायमेंशन। चलो अब हम लोग इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। देखो थ्रू आउट M एक ही है, मतलब वो वहां डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा नीचे M1। L भी सिर्फ यहाँ पे ही आया है ना, यहाँ पे तो है ही नहीं, मतलब वो भी कॉपी हो जाएगा वैसे का वैसे। अब देखो ये है T⁻², और नीचे है T⁻1। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है? ये डिनोमिनेटर का पार्ट है ना, ये पूरा ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, राइट। ये अगर ऊपर आ जाएगा तो पावर का साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे ये +1 है, तो ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा? -1। ऑलरेडी ये -2 है, और ये नीचे से एक ऊपर आके -1 बन रहा है, तो -2 -1 बिकम्स -3। आई होप ये सबको क्लियर है। मैजिक नहीं लगेगा ना ये कहां से आया। अब बचा कौन? करंट। देखो ये भी डिनोमिनेटर में, तो ये भी ऊपर आएगा, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा I-1। These are the dimensions of voltage or potential difference. M1, L2, T-3, I-1। पढ़ते समय हम लोग M1 बोलेंगे, उसका मतलब ही क्या हो जाएगा? M⁻1 बराबर। L2 मतलब L⁻2, T-3 मतलब T⁻3, और लास्ट में I-1 मतलब I⁻1। इज इट क्लियर? हेलो, अरे जल्दी जवाब दो। अब देखो ये ना एक लिंक मिल रही है हम लोगों को। सबसे पहले तो हम लोगों ने करंट और टाइम का इस्तेमाल करके चार्ज के डायमेंशन निकाले, तो चार्ज का जो आंसर मिला वो यहाँ पे वोल्टेज के आंसर में यूज हुआ। अब इसके बाद जो करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला है V = IR। अब मुझे रेजिस्टेंस के डायमेंशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फॉर्मूला रीअरेंज करना पड़ेगा। तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V/I, बराबर ना। आई डिनोमिनेटर में चले जाएगा,
वोल्टेज के। नेक्स्ट स्टेप, फॉलो द रूल्स। स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। ये देखो V के डायमेंशंस लगेंगे ना, ऊपर रेडी है अपने पास, ये मैं कॉपी कर रहा हूं पूरा। ठीक है, अपॉन आई। आई के डायमेंशन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी में ही करंट है, मतलब I1 आ जाएगा सिर्फ। आई होप ये क्लियर है। चलो अब फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये सब कॉपी करना है ना हम लोगों को, ये तो चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, ये डिनोमिनेटर में I1 है, वो ऊपर आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +1 का हो जाएगा -1। ऑलरेडी यहाँ पे -1 और ये -1, तो -1 बिकम्स -2। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, I -2। क्लियर है ये सबको? जल्दी बताओ, चलो एक बार पढ़ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लो क्योंकि ये नए क्वांटिटीज है। नोटबुक लेके बैठे हो लेक्चर में तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट से तुम लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना। ये जब लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है ना इसकी, तो ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तुम लोग एक दो बार ये डिराइव करोगे ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं तुम लोगों को रेजिस्टेंस के डायमेंशन पूछूंगा ना, तो तुम लोगों को डिराइव करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने आप लिख पाओगे। प्रिंट हो जाता है ये सब दिमाग के ऊपर। ले लिया स्क्रीनशॉट? बाद में ये कॉपी भी करते जाओ नोटबुक में। ग्रेट। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी। देखो डाउट को ना बढ़ने से पहले ही खत्म करना चाहिए, नहीं तो वो बढ़ते जाता है। मैं तुम लोगों को केस बताता हूँ, सीरियस केस, लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल के पहले का केस। ऐसे ही फाउंडेशन के लेक्चर में एक स्टूडेंट था, नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे केसेस का नाम नहीं बताते। उसको ना लॉज ऑफ इंडाइसिस ही ठीक से पता नहीं थे। ये तो स्कूल में हो जाता है ना, 7th 8th स्टैंडर्ड में हो जाता है लॉज ऑफ इंडाइसिस। a⁻m इंटू a⁻n रहेगा तो a⁻m+n होता है, राइट? यही है ना लॉज ऑफ इंडाइसिस। तो उसको उसमें ही दिक्कत थी। तो 2-3 महीने, मतलब मई से लेके जुलाई तक उसने कुछ डाउट्स ही नहीं पूछे, मतलब जो मैं बोर्ड के ऊपर लिखता था वो कॉपी करता गया। और जुलाई के एंडिंग में उसने पूछा कि लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या होता है। तो मुझे बताओ, लॉज ऑफ इंडाइसिस ही पता नहीं है तो ये तुम लोग डायमेंशनल एनालिसिस कर पाओगे क्या? माइनस का प्लस कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो अगर कुछ भी बेसिक या एडवांस कौन से भी टाइप का डाउट रहेगा ना, तो पूछ लो। और तुम्हारे डाउट का आंसर बहुत बड़ा रहेगा तो मैं खुद बताऊंगा कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल एक्सप्लेन। छोटे डाउट्स को मत रखो, वहीं पे उनको निपटा दो, नहीं तो ना वो बड़े हो जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर से पूछ रहा हूँ, ये अभी जो बताया, आज अभी जो तुम्हारे सामने है,
वोल्टेज का निकाला और उसके बाद रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाला। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ सकते हो, स्पेशली न्यू स्टूडेंट। अगर फिर भी तुम लोगों को समझा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है। सबको कोई कुछ डाउट नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है ना, उसका उल्टा कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या रहता है? करंट को अपोज करने वाला। तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, एक नया क्वांटिटी जनरेट किया। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। सुना है सबने? तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का उल्टा जो है कंडक्टेंस, उसके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं कैपिटल जी। एक ऐसे ही हम लोगों ने सिंबल बना दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल मतलब क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ना। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस बिकम्स कंडक्टेंस। अब इसके भी हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। रूल क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो, डाल दिया, इज इक्वल टू 1 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के डायमेंशन यहां पे निकाले हुए, ये देखो। ये मैंने कॉपी कर दिए। अब मुझे बताओ, ये जब 1 अपॉन में रहता है तो ऊपर जाने के बाद सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। अरे कहां पे चला गया? हाँ, साइन चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये सारे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद कैसे दिखेगा? ये यहाँ पे +1 है, मतलब फाइनल आंसर में -1 आना चाहिए, बराबर ना। यहाँ पे ये +2 है, मतलब फाइनल आंसर में -2 आना चाहिए। ये यहाँ पे -3 है, मतलब फाइनल आंसर में आएगा +3। और ये है -2, फाइनल आंसर में आएगा +2। क्लियर है ये सबको? सबको जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, क्योंकि एक लास्ट क्वांटिटी का डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके फाइन। देखो, इसका नाम है रो। ये सिंबल देखा है क्या कभी? RHO ग्रीक लेटर है ये। देवनागरी फॉन्ट में 9 नंबर जैसे होता है ना, वैसे सिर्फ उसको बेंड कर दो ये डायरेक्शन में, तो दिस बिकम्स रो, RHO। तो ये रो सिंबल यूज किया जाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए।
सुनो, इसके पहले हम लोगों ने जो देखा था ना, वो सिर्फ रेजिस्टेंस था। अब मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या उसका ही दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला बन जाता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सिंबल्स का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये रो है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं तो रेजिस्टिविटी। ये आर है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस। ये ए है, यहाँ पे ए फॉर एरिया। देखो मैंने अभी ना डायमेंशनल एनालिसिस शुरू ही नहीं किया है। डायमेंशनल एनालिसिस में आई और ए का मतलब करंट होगा, ठीक है। या यूनिट्स जब लिखेंगे हम लोग करंट का, तो वो एम्पियर के लिए ए सिंबल यूज करेंगे। यहाँ पे मैं ये ए सिंबल एरिया के लिए यूज कर रहा हूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये है एरिया और ये है लेंथ। तो आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, वही फिर से इमेजिन करना है। एक अपने पास कंडक्टर है या एक वायर है सिलेंड्रिकल शेप का, तो वायर का एरिया में कम ज्यादा कर सकता हूँ। इन शॉर्ट वायर का थिकनेस बदल सकता है। देखो रोड साइड के वायर्स देखे, बहुत बड़े होते हैं, और घर में हम लोग जो चार्जिंग के लिए वायर यूज करते हैं, उसका थिकनेस देखो बहुत पतला होता है वो। इसका मतलब एरिया चेंज हो सकता है। और ऑब्वियसली वायर का लेंथ भी चेंज कर सकते हैं ना। तो हम लोग अभी ये जो रो है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसका डायमेंशन निकालने जा रहे हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी है ना, इसके सबके डायमेंशन है अपने पास। तो क्या आएगा फर्स्ट स्टेप, रो को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। क्या क्या आया था, रेजिस्टेंस का आंसर है किसी के पास लिखा हुआ? क्या क्या आया था? M1 L2 T-3 रहेगा, राइट। और I-2 होना चाहिए। ये डायमेंशन किसके हो गए? रेजिस्टेंस के। मल्टीप्लीकेशन में कौन है? एरिया। एरिया मतलब क्या रहता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इन शॉर्ट लेंथ का दूसरा पावर यूज करेंगे, मतलब दो बार लेंथ आएगा ना, मतलब L2 आएगा यहाँ पे। देखो मैं एक शॉर्टकट बता दूं, हमेशा के लिए याद रखो। जब भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे तो L1 आ जाएगा। एरिया के बारे में बात करोगे तो L2 आ जाएगा। और वॉल्यूम के बारे में बात करोगे तो L3 आ जाएगा। मतलब L1 वन डायमेंशन, L2 टू डायमेंशन, L3 थ्री डायमेंशन। ओके फाइन, समझा है सबको? जल्दी बोलो। अपॉन एल, लेंथ है ना, लेंथ मतलब 1D, तो ये आएगा L1। अब हम लोग निकालेंगे फाइनल आंसर। देखो ये 2 है और ये 2 है, 2 + 2 कितना हो गया? 4। और ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 जो है वो -1 बन जाएगा। तो 4 - 1 कितना हो जाए? 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? M1 L3
t-3 I-2 ये हो गए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? डाउट्स वगैरह कुछ है इसमें या ये क्लियर है? हेलो, ओके। तो जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल देखा था ना हम लोगों ने, कंडक्टेंस, जिसका सिंबल था कैपिटल जी, वैसे ही ये जो रो है ना, रो, इसका रेसिप्रोकल रहता है कंडक्टिविटी, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं सिग्मा। ये सिंबल देखा है कभी, सिग्मा? तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा मतलब ये एल ऊपर आ जाएगा और आर ए डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। रेसिप्रोकल ऑफ रो इज नोन एज सिग्मा, मतलब कंडक्टिविटी। तो उसके डायमेंशन कैसे निकालोगे? बस इनका साइन चेंज कर दो। ये यहाँ पे क्या है? +1, मतलब -1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर क्लियर है। कुछ किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो अभी, क्योंकि आज का लेक्चर तो खत्म हो गया है। क्लियर है पूरा? ओके फाइन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे ही और कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ के रखो जितना भी तुम्हारे पास मटेरियल कंटेंट अवेलेबल है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उतना पढ़ के रखो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रादर अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस, सीईटी, नीट और जेडबलई, ये तीनों एग्जाम में डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस आते ही है हर साल। तो ध्यान रखो इसके ऊपर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।